देखो क्या बोले अपन कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, किसकी बात करें अपन? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। यानी अब डीएनए तो अपने को तुमको मालूम है कितना है, 2.2 मीटर लॉन्ग। और सेल कितना छोटा है? सेल तो छोड़ दो, सेल में न्यूक्लियस कितना छोटा है ना? यानी 10⁻⁻10 मीटर के करीब करीब इतना छोटा न्यूक्लियस रहता है मीटर में। 2 मीटर का डीएनए इतनी बड़ी चीज़, और उसको कितने में बिठाने का है? माचिस की डब्बी उतने में भी नहीं, वो तो बहुत है। माचिस की डब्बी में ट्रिलियंस ऑफ सेल, मिलियंस ऑफ सेल आएंगे अपने कितनी जगह में। माचिस की डब्बी कैसा मानोगे भाई? 1000वां नहीं, लाखवां करोड़वां हिस्सा छोटा इतना, बस जर्रे से भी छोटा। सेल दिखता क्या अपने को? सेल नहीं दिखता, तो सेल से कितना छोटा होगा न्यूक्लियस? सोचो तो उसके अंदर बिठाना है किसको? डीएनए। 2.2 मीटर या 2 मीटर के डीएनए आया फिर उसका कितना क्या करना है करके अपने कितना बड़ा काम कर रहे हैं। समझ में आएगी बात ये है ना? चलो अब देखो, जैसे देखो अपना जो धागा रहता है रील में, जो धागा रहता है कितना लंबा धागा रहता है रील में, कितनी छोटी जगह पे आया तो वैसे अपना डीएनए का धागा उससे भी लंबा है। नहीं 2 मीटर कहता हूँ, 2 मीटर इतना लंबा नहीं है, 2 मीटर है, लेकिन जगह कितनी छोटी रखना है उसमें? रील भी तो बहुत बड़ी है अपनी, उससे भी छोटी जगह में रखना है उसको। जैसे रील बनाते हैं ना अपन, धागा लेते हैं रील पे गुप्ती तो इतनी जगह पे आता है, इतना बड़ा धागा। अब अगर खोल के तुम रखेंगे उसको तो कितने मीटर बनेगा वो? लेकिन वही जब रील पे गुप्ते थे उसको अपन छोटा हो जाता। तो वैसे अपने को गुपना है इसको, ठीक है? डीएनए को चलाओ। टेकिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स एज 0.34 नैनोमीटर। अब ये इतना है उस मीटर में देखो। इफ द लेंथ ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स इज द टिपिकल मैमेलियन सेल इज कैलकुलेटेड सिंपली। तो देखो लेंथ कैसा कैलकुलेटेड करेंगे? दोनों के बीच की डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, अपने को टेंशन नहीं है इसका, याद रख लेना है तुमको। लेंथ कितनी रहती है? कितनी रहती है बोलो? 0.34। तो 2 बेस पेयर के बीच की है, पूरी डीएनए की निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ बेस पेयर से, जितने उतने मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो आ जाएंगी 2 मीटर। 0.34 ये याद रखना है, 0.34 नैनोमीटर 2 बेस पेयर के बीच की लेंथ। अब इतनी लेंथ को तुम नंबर ऑफ बेस पेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे? पूरे डीएनए की लेंथ आएगी। तो मतलब ये 0. ये क्या याद करने वाला? वो बताया उसने कि नैनोमीटर को अगर मीटर में लिखे तो क्या होगा करके, तो वो याद नैनोमीटर बराबर नहीं, वो नहीं भी याद सकता। ऐसा चीज इतनी खतरनाक नहीं पूछता तुमको। ये पूछ सकता कि 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच की लेंथ पूछ सकता, तुमको बोलना है 0.34 नैनोमीटर, ठीक है? वैसा 1 मीटर बराबर कितना होता? मैंने बताया था 10⁹ नैनोमीटर, या फिर 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, है ना? तो उतना नहीं भी टेंशन लिए तुमने, बस इतना याद रखे तो काफ़ी है कि 2 बेस पेयर के बीच की लेंथ कितनी है? 0.34 नैनोमीटर। ये याद रखना है ना, ये काम की चीज़ है। और ये इसको 10⁹ से नहीं मैंने बोलिया ना, उसको टेंशन मतलब उसका छोड़ो, बस नैनोमीटर है, बस इतना याद रखो, ठीक है? क्योंकि वो याद रखना है, एक तो रटना पड़ेगा, ऊपर समझ में नहीं आएगा तो फिर कन्फ्यूज होंगे तुम उसमें। बस इतना याद रखो, इतनी नैनोमीटर है, ठीक है? अब इतनी 0.34 क्या? 10⁹ देखो नैनोमीटर को कन्वर्ट कर, जब जैसे 1 मीटर बराबर कितना होता? 10⁻⁹ नैनोमीटर, नैनोमीटर, ठीक है? नैनोमीटर। अब इस 10⁻⁹ को इधर लिख जाएंगे तो कितना हो जाएगा वो? -9। तो 1 × 10⁻⁻9 मीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर। ऐसा है। अब इतने जमाने में पढ़ते क्या तुम? इससे अच्छा सीधा इतनी बात याद रखो। क्या? इतनी बात याद रखो कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻�9 मीटर। खत्म। याद रखेंगे ना? देखो ये क्या याद रख ले, अगर तुमको याद होता है तो तुमने सिर्फ इतना भी याद रख लिया, 0.34 वैल्यू भी याद रख ली तो ज़्यादा घुमाता नहीं यूनिट में, है ना? अब तुमसे फिजिक्स तो नहीं पूछ रहा है, फिजिक्स में इतना नहीं घुमाता, तुम्हारे घुमाते पड़ेगा यूनिट के अंदर में, समझे ना? 0 नैनोमीटर इतना याद रख लो पहली बात। अगर तुमको याद ही रखने का है, तुमको तुम्हारा दिल ही नहीं मान रहा, तो तुम ये याद रखो क्या कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। खत्म। मतलब ये 0. ये इतना हो रहा ना, तो हाँ, कैलकुलेशन में दिमाग लगाने का, टाइम पास करना चाहते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पूरा वेस्ट करना चाहते हैं, सवाल नहीं आता, मैं लिख के दिया तुम इतना याद रखो बस। खत्म। जब अपने को मालूम, जब अपना बैकग्राउंड नहीं है मैथ का फेस का, तो उसके बाद दिक्कत बर्बाद करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? ठीक है, चलो। तुमको इतने पूरे ग्राफ में कुछ भी नहीं याद करना है, उसमें सब बताया, फील देने की कोशिश करा कि भाई इतनी लेंथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 मीटर बनेगा, बस इतना याद रखो। 2 मीटर डीएनए की लेंथ और 2 कंसेक्यूटिव बीच की लेंथ कितनी है? 0.4। हाँ, ये चीज़ याद रखो, ये पॉइंट वाइज देखो। जैसे तुमने पहली चीज़ याद रखी क्या? पहली चीज़ याद रख लिए कि 0.34 नैनोमीटर क्या है? ये बीच की लेंथ, बढ़िया। दूसरी पॉइंट याद रख ली तुमने कि तुम्हारा कितने बेस पेयर है फिर? 3 × 10 नहीं है, पूरे हाँ 3 × 10⁹ बेस पेयर, माइनस नहीं, ये +9 में। ट्रिलियन, बिलियन, 3 बिलियन है। कितने?
3 बिलियन। कितने हो रहे बोलो? 3 बिलियन। बिलियन मालूम ना, बिलियनियर बोलते हैं ना वो, तो उतने जितने उनके पास पैसे रहते थे उसके 3 गुना पैसा है, समझ लो। तो 3 गुना बेसिस है। आई बात इतनी भी समझ में। तीसरा पॉइंट क्या है बोलो ना? तीसरा पॉइंट क्या रहेगा? तुम्हारे डीएनए की लेंथ 2 मीटर, यानी जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 मीटर लेंथ निकल कर आएगी तुम्हारी, बस खत्म। अपने को कैलकुलेशन में जाना ही नहीं। आई बात समझ? तो 2 मीटर क्या रहेगी बोलो? लेंथ 2.2 मीटर लेंथ निकल कर आएंगे एक्जैक्टली बोले। ठीक है, वो कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके निकाला उसने बस। ठीक है, हाँ, सिंपली द मल्टीप्लाइंग बेस पेयर डिस्टेंस बिटवीन टू दैट इज 6.6 इंटू, अब देखो 6.6 से मल्टीप्लाई करा। 3.3 तो वो किसकी थी? वो हैप्लॉइड की थी, तो वो आधी आएगी। तो हैप्लॉइड की कितनी थी? डिप्लॉइड की 2.2 है, तो हैप्लॉइड की 1.1 मीटर आएगी, है ना? ऐसा है। तो ये जो 2.2 बोल रहे हैं वो किसकी है? अपने डीएनए की, यानी डिप्लॉइड डीएनए। ठीक है, तो कितनी निकल गई डिप्लॉइड डीएनए की? तो उसने दिया, ये चीज़ पूछ लिया था पिछले साल, ये चीज़ दिख रही है ना, ये 6.6 की जगह उसने 3.3 दिया था, लेकिन उसने पूछा था हैप्लॉइड के बारे में। तो अब डिप्लॉइड का पूछ सकता, ये चीज़ें पूछी जाती है। कभी ऐसा नहीं दिया आज तक, कि वैसा क्वेश्चन नहीं आया कि देखो मालूम कर लो ये है वैसा। इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन आने की जरूरत ही नहीं ना। उसको तुम्हारा मैथ और फिजिक्स थोड़ी देखना है यहाँ पर, उसको देखना है कि तुम्हारा जेनेटिक्स कितना मजबूत है। तो कैसे मजबूत समझ में आएगा कि तुमको इतना तो मालूम होने को ना कि इंसान के डीएनए में कितनी बेस पेयर है। अगर डिप्लॉइड है तो 6.6 इंटू 10 की पावर 9, और हैप्लॉइड है तो 3.3 इंटू 10 की पावर 9। खत्म। अब ये हो गया। उसके बाद में इट कम्स टू बी अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर। दूसरी चीज़ ये याद करो कि कितना निकल कर आएगा अगर तुम उसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2.2 मीटर। कितना निकलेगा बोलो? अरे बोलो ना, 2.2 मीटर। मतलब मल्टीप्लाई करें तो 2.2 हाँ, मीटर है। यानी दो बेस पेयर के बीच की लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ बेस पेयर से, तो 2.2 मीटर निकल कर आएगा। खत्म बात। ठीक है, अब पूरे पैराग्राफ में से यही दो चीज़ याद रखनी है। देखो ये और ये बस। 2.2 मीटर 0.34 नैनोमीटर, 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर है, और उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 मीटर निकल कर आएगा अपना डीएनए की लेंथ। और हैप्लॉइड की 1.1 नैनोमीटर दो बेस पेयर के बीच की नहीं, तो 0.34 हैप्लॉइड की डिप्लॉइड की। नहीं, ये सब की है। देखो हैप्लॉइड डिप्लॉइड में क्या है? नंबर ऑफ, एक तुम्हारा धागा है, हाँ। तुमने सीढ़ी बनाई, सीढ़ी को आधी कर दी, हाँ। 2 सीढ़ी और 1 सीढ़ी। फर्क क्या रहेगा? सीढ़ी तो दोनों भी है ना, हाँ, तो दोनों को जुड़ा देंगे तो तुम डिप्लॉइड बन जाएगा। डिप्लॉइड बन जाएगा। लेकिन सीढ़ी के बीच में जो दो पहियों के बीच की लेंथ है वो कभी चेंज होंगे? नहीं होती। तो ऐसा है, तो ये कोई सबके लिए सेम। लेकिन जो डिप्लॉइड है इसका मतलब 2 सीढ़ी को तुमने जुड़ा दिए तो उसकी लेंथ डबल हो जाएगी। मतलब ये 6 इंटू 6 ये वेरी करेंगी हैप्लॉइड डिप्लॉइड। हाँ, ये डिप्लॉइड का है। देखो 6.6 ये डिप्लॉइड का है। और ये 2.2 तो फिर हैप्लॉइड के वास्ते 1.1 आ जाएगा। नहीं, हैप्लॉइड के लिए आएगा। हाँ बिल्कुल, 2.2 अगर लेंथ तुम्हारी डिप्लॉइड की है तो 1 पॉइंट आएगा 1 हैप्लॉइड। हैप्लॉइड की इतनी मतलब जैसे ये 2.2 है ना, तो देखो एन के लिए 2n के लिए इतनी है, तो एन के लिए कितनी हो जाएगी बोलो फिर? एन के लिए हो जाएगा 3.3 इंटू 10 की पावर 9। 10 की पावर 9। ठीक है, ऐसा। और ये अगर 2.2 डिप्लॉइड के लिए 2n के लिए, तो n के लिए कितना हो जाएगा बोलो फिर? 1.1 इंटू 10, बस 1.1। एक सीढ़ी की लंबाई, 2 सीढ़ी जोड़ देंगे तो डबल पैर हो जाएंगे ना उसके अंदर। ऐसा है। लेकिन सीढ़ी कितनी भी जोड़ो तुम्हारी लेंथ चेंज होगी क्या? दो सीढ़ी के पहियों के बीच की लेंथ चेंज होती है? नहीं होती। जैसे पैरा है अपने, तो पैरा आधे कर दो तो पैरा नंबर आधा हो जाएगा पैरा का, लेकिन 2 पैरों के बीच की लेंथ चेंज होती नहीं होती ना यार, वैसा। हाँ, समझ में आया पूरा पैराग्राफ इतना? ठीक है। अ लेंथ दैट इज फर्दर फार ग्रेटर दैन द डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल, देखो न्यूक्लियस कितना छोटा है। 2 मीटर को अपने को 0 पॉइंट यानी इतने मीटर में बिठाने का। कितने में? 2 मीटर को कितने में? देखो डायमीटर दिया ना उसका, टिपिकल न्यूक्लियस द लेंथ फार ग्रेटर दैन द डायमेंशन। हाँ, डायमेंशन या फिर डायमीटर बोल सकते हैं। और टिपिकल न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -6 मीटर, यानी कितना छोटा है मालूम? अपना डीएनए कितना? 2.2 मीटर का। ठीक है, और उसको बिठाने कितने में? 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6। 1 2 3 4 5 6 इतने छोटे इसमें बिठाने का, इतनी छोटी जगह में। अपनी स्केल देखें ना, स्केल कितनी रहती है? 0 पॉइंट, इसमें 2 0 रहते हैं। स्केल में जो एक जो आती है ना, वो नैनोमीटर की जो आती है, नैनोमीटर की, तो उसमें समझो 3 0 रहते हैं, तो उसके और उतने छोटे हिस्से कर दो। मीटर का 1 लाख वैसा बोल सकते हैं। हाँ बस ऐसा बोल सकते हैं। 1 लाख नहीं बोलेंगे। देखो कितने हो रहे? मीटर का 10 पैसा नहीं, देखो ये 1000, ये हो गया 10,000। हाँ, 10 लाख का हिस्सा होता 10 लाख। है। मीटर के 10 लाखवें हिस्से के अंदर अपने को 2 मीटर को बिठा देंगे। ऐसा है ना? है कि कमाल बात? राई के दाने में 2 मीटर उठाने। राई का दाना भी तो बहुत बड़ा हो गया। राई का दाना भी 1 नैनोमीटर के करीब करीब आएगा। बहुत अपन इमेजिन नहीं कर सकते, बस इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी सोच कहाँ तक जाएंगे? छोटा छोटा करके जितना अपन देख सकते हो वहां तक जाएंगे ना। अब इसका सेल ही नहीं देख सकते, तो न्यूक्लियस तो देख भी नहीं सकते। देख ही नहीं सकते ना। राई का दाना देख लेंगे, इससे आगे देख भी नहीं सकते। राई का दाना देख लेंगे अपन, उससे नैनोमीटर दिखता लेंगे, लेकिन सेल को नहीं देख सकते। तो सोचो उससे कितना छोटा रहता है न्यूक्लियस, उसको देख सकते क्या अपन? नहीं देख सकते।
ठीक है, तो डाटा याद करो, इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बस इतना बोलोगे बहुत छोटे इसमें बिठाने का, ठीक है। अब देखो, अब एस्टेरिया कोलाई का न्यूक्लियस की तो याद रखना है ना, 10 हाँ बिल्कुल 10 की पावर -6 वो नहीं भी याद रखे चलता, लेकिन 3 चीज़ें तो याद रखना। 2 बेस पेयर के बीच की न्यूक्लियस की इतना इंपॉर्टेंट नहीं, 2 बेस पेयर के बीच तुम्हारा डिप्लॉयड कंटेंट की लेंथ कितनी है, हाँ। उसमें कितने नंबर ऑफ बेस पेयर रहते हैं, ये 3 चीज़ें अच्छे से याद रखना है। समझ में आ गई। अब देखो इसमें क्वेश्चन दे दिया, इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए इज 1.36 नैनोमीटर। आप देखो क्या दिया, अभी क्वेश्चन बनाया एनसीईआरटी ने, ठीक है। मल्टीमीटर बोलो, हाँ मल्टीमीटर mm। हाँ एमएम बोले तो मिलीमीटर। मिलीमीटर, हाँ मिलीमीटर। देखो कैसा होता है, 1.6 बोला ना, 1. अब ये सवाल के लिए सवाल आ गया। देखो 1.36 कितने बोलो, क्यों देखो अगर आप इसको अगर दिमाग लगाते बेटे तो फायदा है क्या, मैं क्यों नहीं बोल रहा, बताने के लिए बता सकता था, लेकिन उसमें एक तो टाइम पास है, उसके बाद बता भी दूंगा ना मैं, अगर आधा घंटा लगा के तो फिर भी जब नहीं क्वेश्चन है ना, इसलिए, और आते भी नहीं क्वेश्चन, अरे यार मिलते उसने एनसीईआरटी दिया। देखो 1.6 नैनोमीटर के लिए तुम्हारे बोलो 1.6 मिलीमीटर दिया, तो मिलीमीटर को लिख सकते हैं अपन 10⁻⁻6 मीटर। कितने लिख सकते हैं, -6 मीटर। ये क्या है अपना डीएनए की लेंथ, जैसा 2 मीटर निकल कर आई थी ना, तो इसकी डीएनए की लेंथ इतनी है, 2 मीटर नहीं है, इतनी छोटी है, किसकी, ई कोलाई बैक्टीरिया की। अब क्या करना है तुम्हारे, उसने पूछ लिया बताओ इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देना कितने से। डीएनए के देखो 2 बेस पेयर की सीडी किसकी भी हो, डीएनए किसका भी हो, 2 डीएनए के 2 बेस पेयर के बीच की लेंथ तो सेम ही रहेगी। सीडी की जो लेंथ है ना वो अलग अलग हो सकती है, जैसे अपने फॉर मान लो कि पूरे कारंजे के अंदर जितने सीड है, किसके घर पे जो पायरे की जो है पायरे कि 10 हो सकते हैं, किसके 12 हो सकते हैं, किसके 15 हो सकते हैं, किसमें 20 हो सकते हैं, किसी घर पे कोई बहुत लंबी पायरी है 10 हो सकते हैं। अभी आइडियल कंडीशन मत है, लेकिन ओवरऑल पायरी के बीच की लेंथ तो सेम ही रहेगी ना। अगर कोई 5-5 मीटर की पायरी बना लेंगे अप्रोक्सीमेटली तो सेम ही रहती है। 2 पायरियों के बीच में जब हम फासला बनाते हैं एक आइडियल कंडीशन मान लेते वो तो सेम ही रहता है, लेकिन क्या पायरा सबके घर पे सेम रहते कि नहीं, वो तो हाइट पे डिपेंड करेंगे ना, किसके यहाँ 10 रहेंगे, किसके यहाँ 15, किसके यहाँ 20, ऐसा। तो डीएनए किसी का भी, चाहे ई कोलाई का हो, चाहे ह्यूमन का हो, चाहे बैक्टीरिया का हो, चाहे प्लांट का हो, किसी का भी डीएनए हो, उन दोनों के बीच 2 न्यूक्लियोटाइड या बोल सकते हैं 2 बेस पेयर के बीच की लेंथ सेम, लेकिन हर किसी के डीएनए की लेंथ अलग अलग। जैसे अपने 2.2 मीटर है, ई कोलाई की 1.36 नैनोमीटर है, सॉरी मिलीमीटर है, कितना है, मिलीमीटर दिया ना उसने, नैनोमीटर नहीं मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर, तो 1.6 नहीं आएगा, 10⁻³ आएगा, कितना आएगा बोलो, 10⁻³ चलो है ना। इसको बस डिवाइड कर देना है तुमको 0.34 इंटू 10⁻⁹ से, तो तुम्हारा लेंथ निकल कर आएगी। देखो ऐसा, अब इसको काटेंगे तुम, ये काट देंगे तुम ऐसा, तो ऊपर आएगा 10⁻⁶, कितना आएगा बोलो, देखो कितना आ जाएगा बोलो, 10 की पावर ऊपर आएगा 6। अब यहाँ पर था 1.36 डिवाइड बाई 0.34, ऐसी था ना। अब देखो ये सरका दो, 136 बन गया, कितना बन गया 136 डिवाइड बाई कितना बन गया 34। अब इसको काट दो, 34 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, छोड़ो 4 से मल्टीप्लाई, इतना मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, ये तुमको नहीं करना, मैंने एक मरतबा बता दे रहा, सिर्फ सवाल तुमने इसके ऊपर गौर ही नहीं करना, पढ़ना भी नहीं, छोड़ देना तब कर पाएगा, ठीक है। जो मैंने चीज़ें याद करने के बाद याद करना, क्योंकि क्वेश्चन आता नहीं, तुम करेंगे 2 घंटे बर्बाद उसके पीछे समझने के पीछे, उससे 2 घंटे में 4 टॉपिक अलग कवर होते हैं अपने, और समझ के भी नहीं समझ के भी कोई फायदा ही नहीं उसको, ठीक है। ये बता दे रहा मैं फिर भी, तुम मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक कितने होते 16, 16 के 6 हासिल क्या है 1, 4 3 12 और 1 13, आ गया 136। तो इसको 4 से काट देंगे तो ये 4 आएगा, तो इसकी लेंथ कितने, नंबर ऑफ बेस पेयर कितने निकल गया 4 × 10⁻⁶, कितने निकल रहा था इसमें, बस इतना मैंने बता दिया। अब इसको छोड़ा, अब चलो आगे बढ़ते। ये बोला है 4 × 10⁻⁶ बेस पेयर रहते, अगर तुम ये सॉल्व करेंगे ना तो तुमको इतना जवाब मिलने वाला है, ठीक है। कितने रहते 4 × 10⁻⁶ बेस पेयर, लिख ले, तो लिख लो बस, बहुत से बहुत उससे नहीं कुछ, ठीक है। अब चलो बहुत हो गया टाइम पास, आगे नहीं 6 नंबर ऑफ बेस पेयर तो दादी रहेंगे ना, माइनस में रह सकता है क्या बोलो, पायरी माइनस में रहेंगी क्या, नहीं रह सकती पायरी माइनस में। नंबर कभी भी 10 की इसमें नहीं आता, माइनस में नहीं आता, नंबर कभी भी प्लस में आएगा, ठीक है ना। चलो ये हमारे, अब चलते आगे, हो गया बस। देखो इन प्रोकैरियोट्स, किस में बात कर रहे हैं वो, बैक्टीरिया में, सच एज ई कोलाई, जैसे कि ई कोलाई, दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइनाइट न्यूक्लियस, मालूम है न्यूक्लियस तो रहता नहीं इसके अंदर, नहीं रहता, क्या रहता फिर न्यूक्लियोलाइड, क्या बोलते हैं उसको अपन, न्यूक्लियोइड बोलते, बीच में रहता उसमें, हाँ बस ऐसा धागे जैसा पड़े हुए रहते बीच में, बस स्विच। तो हैव अ डिफाइनाइड नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, न्यूक्लियस नहीं होने के बावजूद भी डीएनए पूरे इसमें बिखरे हुए नहीं रहता बोलते,
जैसे दिख रहे हो। हाँ, जैसे तुम्हारे पास धागा है, फॉर एग्जाम्पल अपने रूम में अपने यहाँ पर कुछ, चलो पतंग का कारोबार है, अपना धागा है, अपना जो मांझा है वो उसके ऊपर गुपे हुआ नहीं है, चक्रे पे नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे घर में ऐसा बिखरे हुआ नहीं है, एक जगह पुणे बस ऐसा गूथा मुथा करके एक जगह रख दिया उसको, समझे। एक तो क्या है कि प्रॉपर चक्रे पे मांझा गुथा हुआ है, वो न्यूक्लियस की कंडीशन, वो अपने सेल में रहता है। प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं रहता, समझ रहे ना, उसमें न्यूक्लियस ही नहीं रहता। लेकिन उसके बावजूद भी जो उसका न्यूक्लियस है ना, उसका जो न्यूक्लियस है ना, देखो सेल है समझो, उसका न्यूक्लियस, उसका जो डीएनए है ना, वो पूरे इसमें ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, कैसा रहेगा फिर कुछ इस तरीके से सेंटर में ऐसा रहेगा, ऐसा, समझे। और इसी एरिया को, हालांकि यहाँ पर कोई न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन इसी एरिया को क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियोलस बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोइड बोलते, क्या बोलते बोलो, न्यूक्लियोइड बोलते। देखो याद रखना, जो सेंट्रल पार्ट रहता है ना, अब न्यूक्लियोइड इज नॉट अ न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं है क्योंकि, लेकिन सेंट्रल पार्ट जिस एरिया में, जिस रीजन में डीएनए प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। चलो आगे बात समझ। तो ये बोला देखो इन प्रोकैरियोट्स, हाँ, द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड, समझ में, पूरे इसमें बिखरे हुआ है कि नहीं है, सेंटर में जमा करके रखे हुआ है थ्रू आउट दिस सेल, डीएनए बीइंग निगेटिवली चार्ज, क्योंकि डीएनए निगेटिव चार्ज होता है बोलता, इन इज हेल्ड विद सम प्रोटीन, तो कुछ प्रोटीन ने उसको जमा करके अपने से चिपका के रख लिया, डीएनए निगेटिव, प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्ट, हाँ ऐसा कर लेंगे, ठीक है। हैव पॉजिटिव चार्ज इन द रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड, किस रीजन में जमा करे, जो 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 सेल का सेंट्रल पार्ट है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, न्यूक्लियोइड। तो क्या न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस है, नहीं है। न्यूक्लियोइड वो जगह है जहाँ पर बैक्टीरिया का डीएनए एक गुच्छे में प्रेजेंट है, वो गुच्छा किसने बनाया, किसकी मदद से बना, वो प्रोटीन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन की वजह से, और नेगेटिव चार्ज डीएनए की वजह से, प्रोटीन की वजह से। न्यूक्लियोइड, द डीएनए इज इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन, तो डीएनए जो है बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन में कैसा प्रेजेंट है, लार्ज ऐसे लूप बनाकर है, और इस लूप को पकड़ के किसने रखा, प्रोटीन्स ने, किसने पकड़ के रखा बोलो, प्रोटीन्स ने। देखो ऐसा फॉर एग्जाम्पल ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन ने इसको पकड़ के रखे ऐसा, ऐसा समझ में आया तुम्हारे, प्रोटीन ने अपने से चिपका के रखी, क्योंकि डीएनए धागा है, अगर प्रोटीन नहीं देंगे तो बिखर जाएगा, तो प्रोटीन ने क्या करें, उसको जमा करके साथ रख ली, लेकिन इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। हाँ बोल, समझ में आया। चलो देखो ये बैक्टीरिया का सेल है ना, ये पूरा सेंट्रल, अब देखो पूरे सेंटर में बिखरा हुआ है कि नहीं है, सेंटर में जमा है न्यूक्लियस, देखो यहाँ पर भी अगर तुम देखे तो सेंटर में है ना, और बड़े बड़े लूप बनाकर है, और किसने इसको ऐसा जमा करके किसने रखा, चिपका करके किसने रखा, प्रोटीन, किसने रखा, हाँ देखो यहाँ पर भी दिखा है उसने न्यूक्लियोइड, दिख रहा है, देखो ये न्यूक्लियोइड दिख रहा है, न्यूक्लियोइड डीएनए दिख रहा है, और वो न्यूक्लियोइड को ऐसा एक जगह चिपका कर किसने रखा, प्रोटीन ने रखा, बस इतनी बात है, ठीक है। चलो वो प्रोटीन वाला भी देख लेते हैं, तो देखो ये है वो प्रोटीन वाला एग्जांपल, ये देखो ये न्यूक्लियोइड ऐसे लूप में रहता है डीएनए, बड़े बड़े लूप बनाकर, ठीक है। और ये जो पॉइंट छोटी छोटी चीज़ें दिख रही है वो क्या है तुम्हारा, प्रोटीन्स बोल सकते हो उसको, देखो ट्रांस ये ऐसे हिस्टोन प्रोटीन ऐसा वगैरह अलग अलग तरीके की प्रोटीन रहती है, जिसकी वजह से उसके लूप बन जाते रहते, ठीक है। बस समझ में आ गई पूरी। चलो अब अपन किसका पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ने वाले अपन यूकैरियोट्स का। इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। अब यूकैरियोट में इतना सिंपल ये नहीं रहता, बोलते कि बस बीच में प्रेजेंट है, ऐसा नहीं रहता है। पहले तो सबसे पहले डीएनए न्यूक्लियस के अंदर रहता है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। दिस इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव, देखो देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन। इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन रहती है, क्या रहती है, हिस्टोन प्रोटीन। देखो न्यूक्लियस में डीएनए क्रोमैटिन में घुस गया अपना, समझ रहे बात तुम, देखो यहाँ पर समझाता मैं, देखो ये तुम्हारा धागा है, ये धागा है, ये क्या है, हरा कलर का धागा है, इसका नाम डीएनए, ये ऐसा डबल स्टैंडर्ड धागा है, ये डीएनए। और ये जो है अपने ये हिस्टोन है, अलग अलग कलर के, 1 2 ऑक्टोमर 3 और 4, कोई अलग अलग कलर के, क्या ये ऐसा। अब इन्हीं के पीछे इनके जैसे और होंगे 4। तो अब इस डीएनए को इन बॉल के ऊपर अपने को रैप करना है, क्या करना है, रैप करना है। जब हम रैप कर देंगे तो फिर वो बनेगा क्रोमैटिन। देखो पहले सिंपल धागा, उस धागे को क्या करें अपने 8, जैसे देखो 4, जैसे 4 दिख रहे हैं ना, 4 सामने बॉल 4 पीछे बॉल, ऐसा एक 8 एक क्यूब बना दिया, 3D में ऐसा क्यूब बना। देखो 2 बॉल यहाँ रखा, 2 बॉल यहाँ, 2 बॉल ऊपर, ऐसे क्यूब बनाए। अब उस क्यूब के ऊपर मैंने डीएनए को ऐसा गुप्त दिया, तो ऐसा करके एक स्ट्रक्चर बनता मेरा, एक स्ट्रक्चर। अब ऐसे स्ट्रक्चर रिपीट करते चले जाऊंगा, तब जाकर मेरा क्या बनेगा, न्यूक्लियस, जब बनेगा क्रोमैटिन। क्या बनेगा बोलो, क्रोमैटिन। थोड़ी बहुत फील आ गई, बेसिक, ठीक है। चलो बात बोला, पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या तुम्हारे को, क्या बोले पहला पॉइंट, क्या देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन,
है ना, हिस्टोन के प्रोटीन रहते हैं। बेसिक प्रोटीन है ना। बेसिक हिस्टोन कैसी है, बेसिक प्रोटीन, क्योंकि डीएनए एसिडिक, हिस्टोन बेसिक, दोनों चिपक जाते। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चिपकते ना, वैसे एसिड और बेस एक दूसरे क्या कर लेते, जुड़े हुए रहते, तो ठीक है। अमीनो एसिड में भी ये भी आता होगा ना कि मतलब बेस बिल्कुल, हिस्टोन सारा अमीनो एसिड्स के बने हुए रहते हैं। हिस्टोन देखो एक नहीं रहेगा ना, एक अमीनो एसिड का एक प्रोटीन तो रहता है, कई सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई रहती है ना। तो प्रोटीन है, हिस्टोन क्या है, बेसिक प्रोटीन, इसका मतलब कोई ना कोई बेसिक अमीनो एसिड उसमें रिच होगा। प्रोटीन किससे बनी हुई थी, अमीनो एसिड से, तो कोई ना कोई एक बेसिक तरीके का अमीनो एसिड ज्यादा होगा उसमें, तभी जाकर तो बेसिक प्रोटीन बनेगी। और अपन देखें डीएनए का एसिड, बिल्कुल, ये क्या बोला जाता है, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज। हाँ, देर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन। तो यहाँ पर क्या रहेगा बोलता है, एक सेट रहेगा, एक वैसा 8 का एक ऐसा वो रहेगा सेट हाँ। पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन। देखो ये अपना हिस्टोन है, ठीक है, ये क्या है अपना हिस्टोन ऑक्टामर है। दिख रहे 8 बॉल, 1 2 3 4। अब इनके अलग अलग नाम है जो अपने एनसीईआरटी में नहीं है, वो सिंपल है, लेकिन अपने एनसीईआरटी में है नहीं तो फिर टेंशन नहीं। तो कुछ ऐसा 8 बॉल का सेट रहता हूँ, दिख रहे, देखो ये एक, देखो मैं लेबलिंग करता, चार ऊपर चार नीचे, ये एक, देखो कुछ अलग करेंगे, देखो ये एक बॉल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये नीचे का वाला 5वां, छठा इधर और वो 7वां उधर पीछे हो, 8वां, ठीक है। आया समझ में 8 बॉल कैसे करके। चलो अब देखो कुछ इस तरीके से रैप रहता है उसके ऊपर, दिख रहा है, ये डीएनए है तुम्हारा, ये क्या डीएनए जो रैप दिख रहा है उसके ऊपर, बस। तो ये जो है ना, ये क्या है, ये जो दिख रहे थे, ये हिस्टोन एक एक जो है उसमें से एक एक बॉल है, एक एक प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। और वो प्रोटीन ने आगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बना दिए, पढ़े थे। टर्शरी स्ट्रक्चर कैसा रहता है प्रोटीन का, स्फेरिकल बॉल जैसा, तो दिख रहा है बॉल जैसा स्ट्रक्चर। तो वो प्रोटीन जो है, ये जो हिस्टोन एक जो है उसका एक मोनोमर दिखता है उसका वुलन बॉल जैसे structure। बिल्कुल, तो इसमें से एक को क्या बोलेंगे, हिस्टोन का मोनोमर, क्या बोलते हैं, मोनोमर। और ये क्या है, ऑक्टामर है, 8 आगे जोड़ गए तो ऑक्टामर। देखो एक क्या है, हिस्टोन का मोनोमर, 8 आगे जोड़ गए तो ऑक्टामर, तो ऑक्टामर ऑफ क्या है, वो हिस्टोन है। जो उसका एक मोनोमर, वो क्या है, प्रोटीन। कौन सी शेप की, बॉल शेप की, गोल गोल, वुलन बॉल बिल्कुल। तो वो कैसे बनी हुई, अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड लेकिन कौन से, बेसिक क्योंकि ये पूरा बेसिक है। बेसिक। और तो इसीलिए बोला उसने कि हिस्टोन्स आर इन, हिस्टोन यानी एक बॉल जो है वो बेसिक अमीनो एसिड में रिच है, बोला, क्या बोला, बेसिक अमीनो। तो ये जो बॉल बने हुए ना एक, उसमें ज्यादातर जो अमीनो एसिड इस्तेमाल किए गए वो बेसिक अमीनो एसिड, इस वजह से वो बेसिक है, ठीक है, इसलिए उसे बेसिक रिएक्शन हो, एसिड बेस रिएक्शन हो तो सॉल्ट बन जाएगा। हाँ। तो वो अभी सॉल्ट बनाने के नहीं, अपने को डीएनए का सॉल्ट बना देंगे, नहीं तो इतना नहीं आना केमिस्ट्री में, बस बोलना कि एसिड और बेस जुड़े हुए, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चिपका देना अपन ने, वैसे एसिड बेस को चिपका देना है बस यहाँ पर। तो अपना डीएनए का सॉल्ट बना है, फिर अपन क्या बन जाएंगे, मानव जाएंगे पूरे, ठीक है। तो मेरे ही दिमाग में सॉल्ट बना देंगे, सॉल्ट इनको बोले एसिड बेस सॉल्ट बनता, तो बना इसका सॉल्ट डीएनए का, हाँ बस खत्म काम हो जाता, ठीक है। आया समझ में, लाइन भी क्लियर हो गई। हाँ, एसिड बेस हो रहा है, उससे जुड़े गए बस, एसिड और बेस है इसलिए एक दूसरे से जुड़ गए, ठीक है ना। अब पूरा समझ में आ गया। देखो देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, चलो है ना। तो ये बोला उसने कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज। वो कौन है पॉजिटिवली चार्ज, देखो देखो वो जुड़े हुए क्यों है, क्योंकि डीएनए नेगेटिव वो पॉजिटिव, बेसिक एसिडिक तो है जो साथ, ये बात तो सही है, लेकिन जुड़े हुए होने की वजह है पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि बेसिक एसिडिक जोड़ने की मतलब वो थोड़ा अजीब लगता, क्योंकि वो रिएक्शन करते रहते, पॉजिटिव नेगेटिव चिपकते रहते, जैसे लोहा और लोहा चुम्बक चिपकते ना, वैसा हाँ डीएनए नेगेटिव पढ़े ना बोले। वो फॉस्फेट जो रहता माइनस चार्ज उसके ऊपर, तो उस वजह से एसिडिक भी रहता निगेटिव भी रहता, एसिडिक भी रहता और नेगेटिव, क्योंकि फॉस्फेट जो रहता है ना उस पर OH माइनस, वो फॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता। अपन ने देखे थे ना, देखो OH माइनस क्योंकि देखो उसके जो 2 फॉस्फोरस, सुन लो एक मिनट, वहाँ उसके जो 2 फॉस्फोरस है ना, वो ऐसा था कुछ डबल बॉन्ड O, और उस पर 3 OH लगे हुए थे, ऐसे 3 OH लगे हुए थे कि नहीं, तो 3, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ और एक और OH यहाँ पर मान लो, ठीक है। इसमें से 2 OH तो जुड़ जा रहे थे, 2 OH बॉन्ड बना थे, और ये वाला जो OH था, ये वाला लास्ट वाला, ये ऐसा फॉर्म में प्रेजेंट था, किस फॉर्म में, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज था तुम्हारे ऐसा, तो इस वजह से इसको डीएनए को निगेटिव चार्ज मिलता है। कौन सा चार्ज मिलता है, निगेटिव, और इसी फॉस्फोरिक एसिड की वजह से एसिडिक नेचर भी मिलता है उसका। बात समझ में आ गई, क्यों एसिडिक नेचर है, क्यों निगेटिव चार्ज है करके, केमिकल भी, क्योंकि फास्फोरस है ना उसमें, हाँ फॉस्फेट है ना, तो फॉस्फेट पे 2 ने तो बॉन्ड बना लिए थे, एक नीचे से एक ऊपर से, एक 5वें कार्बन से एक 3रे कार्बन से, अब एक OH बच गया था, उसमें से उसने जैसे H+ को फेंका तो निगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ गया, ऐसा समझ में ये बात, फॉस्फेट बन गया फिर फॉस्फोरिक से। आई बात क्लियर हो गई। तो देयर इज सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स, क्या बोलते हैं उनको, हिस्टोन्स। अ प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ,
ठीक है, ये समझ में आएगा। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, तो दो चीज़ है देखो, हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज भी है और बेसिक भी है। खास बात है उसमें, पॉजिटिव भी है बेसिक भी है। अगर वो पूछता है कि नहीं भाई हिस्टोन सर नेगेटिव चार्ज, स्टेटमेंट आता है हिस्टोन सर नेगेटिव चार्ज एंड बेसिक प्रोटीन, गलत। हाँ, हिस्टोन याद रखना, बेसिक क्यों है वो तो मालूम है, लाइसिन अर्जिनिन उसमें रिच रहता, लेकिन जब तक वो पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेंगे डीएनए को अट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। तो डीएनए उससे जुड़ा हुआ इसीलिए है क्योंकि हिस्टोन नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, कैसे बोलो पॉजिटिव चार्ज। बेसिक होने का नेचर कैसा रहेगा उसका, अपन रिएक्शन नहीं मान लेते, डीएनए एसिडिक वो बेसिक ऐसा मान लेंगे, लेकिन जो जुड़ी भी है ना उससे वो क्यों है नेगेटिव पॉजिटिव। तो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते, एसिड बेस रिएक्शन कर लेते रहते, तो ऐसा मान के चलते, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होगा उनके, हाँ समझ बात। तो डीएनए जो हिस्टोन है वो पॉजिटिव चार्ज है, हाँ, और क्या है साथ साथ, हाँ, और बेसिक भी है नेचर में हिस्टोन, ठीक है ना। अब प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अब उस पर जो चार्ज पड़ा या फिर जो नेचर आया उसका वो किस वजह से आया, जिस चीज़ से बनी हुई है अबंडेंस। तो जो अमाइनो एसिड उसमें ज़्यादा है, जिस तरीके का अमाइनो एसिड उसमें ज़्यादा है उस तरीके का चार्ज आएगा उसके ऊपर, और उस तरीके का नेचर भी आएगा। एसिडिक वैसे देखे थे ना, लाइसिन था ना बेसिक में, बिल्कुल। देखो अगर बेसिक अमाइनो एसिड में दिख रहा तो बेसिक बनता है अपना प्रोटीन, एसिडिक में दिख रहा तो एसिडिक प्रोटीन बनता है ना, अल्कोहल में रहा तो अल्कोहलिक प्रोटीन, कुछ भी बन सकता, ठीक है ना। तो लाइसिन बस, हाँ, अपने लाइसिन एंड अर्जिनिन दो नाम है सब, ठीक है। देखो अभी पढ़ने वाले। अब प्रोटीन एक्वायर चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स रेसिड्यू विथ चार्ज साइड चेन, विथ चार्ज साइड चेन, यानी उसकी जो साइड चेन रहेगी ना चार्ज रहती है उसके ऊपर, और उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहता है, उस हिसाब से उसके ऊपर चार्ज आता है, समझे। रेसिड्यू बोले तो, रेसिड्यू यानी पार्ट, इसे मॉइड बोलते हैं ना, कुछ टुकड़ा उस तरीके से। तो प्रोटीन एक्वायर चार्ज, तो प्रोटीन में जो चार्ज पड़ा बोलता है वो क्यों पड़ा, डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमाइनो, यानी जिस तरीके का उसमें अमाइनो एसिड था उस तरीके का उस पर चार्ज आएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव अमाइनो एसिड होंगे इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। रेसिड्यू अमाइनो एसिड रेसिड्यू यानी अमाइनो एसिड का टुकड़ा जो पार्ट था, अमाइनो एसिड वाला जो पार्ट था वो अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। विथ चार्ज साइड चेन, जो साइड की चेन रहती है ना उसके अंदर अपने 4 ग्रुप पड़े थे ना अमाइनो एसिड में, एक H ग्रुप, एक COH ग्रुप, एक NH2 ग्रुप और एक R ग्रुप। तो R ग्रुप के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो प्रोटीन अपनी पॉजिटिव चार्ज बनती है। प्रोटीन साइड चेन क्या है समझ में आया, किसकी बात कर रहा है प्रोटीन साइड चेन में बोले तो उस आर ग्रुप पे अगर पॉजिटिव रेसिड्यू मतलब पार्ट विद साइड चेन, चार्ज साइड चेन विद चार्ज साइड चेन, अगर उसकी साइड चेन चार्ज वाली रही यानी अमाइनो एसिड जो है अपना उसके पास में जो आर ग्रुप है वो पॉजिटिव चार्ज रहा तो फिर प्रोटीन अपना पॉजिटिव चार्ज बनता है। बेसिक तो बनेगा ही, बेसिक तो रहेंगे जो, देखो चार्ज भी उसी वजह से आएगा और एसिडिसिटी बेसिडिटी भी रहेगी। हाँ, यानी जिस तरीके का कंपाउंड उस तरीके का आएगा। हाँ, आर ग्रुप पे अगर देखो आर ग्रुप बेसिक रहा तो बेसिक भी आएगा, साथ साथ पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। चार्ज अगर पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव आएगा और बेसिक भी रहा तो यानी दोनों जो कैरेक्टर मिल रहे हैं उसको, बेसिसिटी भी और पॉजिटिवनेस भी, वो दोनों भी अमाइनो एसिड की वजह से ही मिल रहे हैं प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन क्या बने हुए अमाइनो एसिड से बने हुए, समझ रहे बात। ऐसा चलो तो याद रखना सिंपल, इतना नहीं पूछेंगे, इसमें से क्या पूछेंगे तुमको वो पहले है कि हिस्टोन रहते क्या, ये नहीं पूछूंगा क्यों आता, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। क्या क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे को, क्योंकि इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा। क्या क्वेश्चन आएगा कि हिस्टोन ये बताओ बेसिक रहते हैं एसिडिक, तो क्या बोलेंगे तुम बेसिक, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, बस ये याद रखो। ये ऊपर की लाइन है ना, ये अच्छे से याद रखो बस। कौन सी, ये वाली लाइन, हिस्टोन्स आर देयर आर सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन, ये वाली लाइन। वो क्यों आया था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उतना मैटर नहीं करता आपके लिए, ठीक है। हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमाइनो एसिड, अब बोल दिया देखो चार्ज भी प्रोटीन की वजह से आ रहा था और बेसिक नेचर भी क्यों आ रहा था अमाइनो एसिड की वजह से। तो कौन से ऐसे अमाइनो एसिड है, ये बहुत बार बार पूछे वाले क्वेश्चन, लाइसिन एंड अर्जिनिन बहुत ज़्यादा पूछे जाते, बहुत ज़्यादा। इतने पूरे पैराग्राफ का सबसे हिट क्वेश्चन यही है दोनों, कौन से, लाइसिन एंड अर्जिनिन। हाँ लाइसिन, हाँ रेसिड्यू पार्ट, तो जो अपना उसका प्रोटीन का पार्ट है। हाँ, बोथ अमाइनो एसिड्स एक्वायर बोथ द अमाइनो एसिड्स, हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, लाइसिन एंड अर्जिनिन, प्रोटीन का पार्ट है नहीं लाइसिन अर्जिनिन, तो लाइसिन एंड अर्जिनिन ये बहुत हिट क्वेश्चन है ना। बोथ द अमाइनो एसिड्स रेसिड्यूज कैरी, क्या है बोलो, कैरी साइड चेन, हाँ बोथ कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन। अब देखो इनमें पॉजिटिव चार्ज भी रहता बोलते, देखो मैं देखा तुम्हें कैसे दिखा रहा मैं, इसमें घुस गया अपन तो डीएनए से पढ़कर आए थे ना वही, तब ये क्या है दोनों भी अमाइनो एसिड है। अब अमाइनो एसिड होने के साथ साथ देखो एक, देखो मैंने क्या बोला था, समझ में आ रहा है क्या बोलो जा रहे हैं। अपन क्या बोल रहे थे, लाइसिन अर्जिनिन के बारे में बात करें, तो लाइसिन और अर्जिनिन दोनों भी क्या है अमाइनो एसिड। देखो ये अर्जिनिन है ये लाइसिन है, अपन ने बोले ये बेसिक है, तो क्यों प्रूफ करना पड़ेगा ना क्यों बेसिक है करके, क्योंकि देखो एक COH इसमें भी है,
एक NH2 भी इसमें, तो यहाँ तो न्यूट्रल हो गए। लेकिन देखो एक H भी दिख रहा है तुम्हारे को, दिख रहा हूँ एक H दिख रहा है कि नहीं, देखो ये लगे हुआ दिख रहा है एक H साइड से। हाँ वो H भी लगे हुए हैं। लेकिन खास बात ये कि इसकी जो R ग्रुप है, ये वाला R ग्रुप है, क्या है ये R ग्रुप, और यहाँ एक H लगे हुए हैं, तो ये दिख रहा है साइड में H, ये छोटा सा H दिखा कि नहीं, तो ये R ये तो तीनों चीज़ें हैं। तो R ग्रुप है ना, उसमें एक एक्स्ट्रा NH2, ये NH2 देखो, दो NH2 है, तो एक एसिड एक बेस न्यूट्रल हो गए थे ना, हमने तो मुझे थोड़ा, एक एसिड एक बेस क्या हो गए थे, न्यूट्रल हो गए थे, बढ़िया ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा वाले जो NH2 आए, तो NH2 अमीन क्या रहता है, बेसिक, तो इस वजह से ओवरऑल नेचर क्या बोलेंगे अपन, बेसिक बोले। समझ में आ रही बात, देखो एक अच्छा एक बुरा ही न्यूट्रल हो गए। अब अगर बेसिक नेचर, हाँ ग्रुप है ना वहाँ पे, बेसिक, समझ में आया, ठीक है। और ये CH2 ये भी बेसिक करते हैं हाँ ना। बिल्कुल, नहीं CH2 को वो छोड़ दो, बस ये NH2 पढ़ो, जो तीन तीन लगे हुए ना, देखो NH कितने दिख रहे, तीन तीन है, तो बेसिक आ गया फिर, बहुत ज़्यादा बेसिक। लेकिन बेसिक के साथ साथ तुम अगर गौर से देखे तो बेसिक के साथ साथ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी तो है यार, तो इसी साइड चेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये बेसिक अमाइनो एसिड के साथ साथ पॉजिटिव भी है। हाँ क्वेश्चन आता है कि भाई लाइसिन एंड अर्जिनिन आर पॉजिटिव एंड बेसिक अमाइनो एसिड, नेगेटिव एंड बेसिक अमाइनो एसिड, ऐसा रहता है। पॉजिटिव एंड बेसिक कैसा आएगा, पॉजिटिव एंड बेसिक अमाइनो एसिड्स, पॉजिटिव तो है ही है, साथ साथ बेसिक अमाइनो एसिड भी है, सॉरी बेसिक तो ही है, वो तो मालूम रहता, आपको मालूम रहता, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव में घूमते बच्चे, क्योंकि चार्ज से इतना खेलती नहीं हूँ मैं, उसकी केमिस्ट्री में जाती नहीं, और जब तक केमिस्ट्री में जाएंगे जब तक समझ में आएगा नहीं, समझ में आया। चलो अब देखो ये अर्जिन, लाइसिन को भी देख लो जरा, लाइसिन में भी देखो एक ये न्यूट्रल तो हो गए थे, एक एसिड एक बेस न्यूट्रल है, एक H भी लगा हुआ है। अब तुम R ग्रुप को अगर गौर से देखेंगे, किसको, R ग्रुप को अगर तुम गौर से देखें तो देखो ये NH2 एक्स्ट्रा लगे हुआ दिख रहा है, इसकी वजह से कौन सा कैरेक्टर आएगा, नहीं वही बेसिक, और प्लस, और साथ साथ उसके ऊपर प्लस चार्ज भी दिख रहा होगा तुम्हारे को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, प्लस ये दिख रहा प्लस चार्ज, तो इस प्लस चार्ज की वजह से क्या आएगा बोलो, बेसिक प्लस चार्ज बेसिक आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, समझे। तो दोनों के दोनों बेसिक नेचर भी और पॉजिटिव चार्ज भी, दोनों भी अमाइनो एसिड की वजह से आ रहे हैं, और अमाइनो एसिड में किसकी वजह से आ रहे हैं, R ग्रुप, उसी R ग्रुप को अपन साइड चेन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उनको, साइड, तो लंबी है ना ऐसी पूरी है, तो वो पूरी लंबी जा रही है ना ऐसी, तो इसलिए इसको साइड चेन बोलते हैं, क्या बोलते बोलो, साइड चेन। तो साइड चेन बहुत बड़ी बात नहीं है, वो जो R ग्रुप रहता है ना अपना, उसी को अपन साइड चेन का नाम देते रहते, इन दोनों को नहीं, ये लंबी चेंज होती है। R ग्रुप अमाइनो एसिड में चार ग्रुप रहते हैं ना, एक H, एक COH ग्रुप, एक NH2 ग्रुप, एक R ग्रुप, तो उस R ग्रुप की लंबी चेन होने की वजह से उसको साइड चेन बोल रहे हैं, बाजू की चेन, ऐसा फील आया इसका, समझ में आया। चले फिर अब साइड से ना, साइड अब फील आ गया बढ़िया से। तो प्रोटीन एक्वायर चार्ज, समझ में आया, चार्ज क्यों एक्वायर करी थी, क्योंकि उसकी साइड चेन पे पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए तो चार्ज भी अपने अमाइनो एसिड की वजह से एक्वायर करती, और बेसिक नेचर भी अपने अमाइनो एसिड की वजह से ही डिपेंड करती, बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ के एक हिस्टोन बनेगी। तो देखो अ प्रोटीन एक्वायर चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स रेसिड्यू विथ चार्ज साइड चेन, अगर उसकी साइड चेन चार्ज है तो प्रोटीन भी चार्ज बनी, और जैसा चार्ज है वैसा चार्ज बनी। देखो प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है, प्रोटीन नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि उसके R ग्रुप में पॉजिटिव चार्ज है ना, समझ रहे बात। चलो हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड, हिस्टोन बेसिक अमाइनो एसिड में रिच है, लाइसिन अर्जिनिन, और वही लाइसिन अर्जिनिन पॉजिटिव चार्ज भी है, क्योंकि उसके R ग्रुप में पॉजिटिव चार्ज है, उनकी साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज है। अब आएगा फिर, हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, लाइसिन एंड अर्जिनिन बोथ द अमाइनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन। अब फिर आगे बढ़िए इसका, हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जुड़ के 8 बना लेते हैं, हिस्टोन बोलते हैं उसको, तो बहुत सिंपल बात है, जुड़ के ये हिस्टोन। तो देखो पहले से अगर शुरुआत से क्वेश्चन आए तो इस पैराग्राफ से बहुत क्वेश्चन है, ये पैकेजिंग से, समझ रहे हैं, पीछे से इधर जो अभी अपन पढ़ेगा, हाँ उससे स्ट्रक्चरल के थोड़े कम ही आएंगे हिसाब से, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। पैकेजिंग वाला पार्ट है ना, रट्टे के जो पार्ट है ना, जो यानी बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम का है, देखो वहाँ से तो बायोमोलिक्यूल भी कवर होता है अपना, वो जो पढ़े पुण्य अभी तक के, वो DNA का स्ट्रक्चर क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, सभी इसका तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट, इस सबक की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट, क्या क्या एक एक लाइन, जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतना बढ़िया फील आएंगे, ठीक है। चलो कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन, हिस्टोन बोल दिए ना, निगेटिवली चार्ज। अब देखो DNA चिपका क्यों उससे, क्योंकि निगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन, निगेटिव चार्ज DNA, चिपक गया दोनों में। बैक्टीरिया में भी क्या है, DNA नेगेटिव चार्ज, उसकी हिस्टोन प्रोटीन कौन सी है, पॉजिटिव चार्ज, बोला ना उसने भी। देखो बैक्टीरिया में भी ऐसी था, उसका DNA क्या था, DNA तो ऑलवेज नेगेटिव चार्ज है ना यार, DNA ऑलवेज नेगेटिव चार्ज, और जो उसकी प्रोटीन थी दैट द पॉजिटिव चार्ज,
प्रोटीन की थी पॉजिटिव चार्ज थी, लेकिन कौन सी थी क्या क्या थी उतना नहीं दिया अपने को, वो बेसिक थी नहीं थी वो अपने को मैटर नहीं करता है, लेकिन पॉजिटिव तो होना ही होना, बगैर पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के निगेटिव चार्ज डीएनए उसको चिपक ही नहीं सकता, क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं ना। तो अगर वो ऐसा देता है तुम्हारे को कि बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन है अपनी वो कैसी है करे, तो वो इतना मैटर नहीं, लेकिन वो निगेटिव पॉजिटिव जरूर होगी, हाँ बेसिक होंगी नहीं होंगी वो अपने को इतना मालूम नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ऑर्गेनिज्म का डीएनए बोल रहे हैं ऐसे हाँ लिखेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होना ही होना, समझ में आई ना बात मेरी। चलो तो इसमें तो दोनों भी है, पॉजिटिव भी और वो भी है, क्या बोलेंगे इसको, बेसिक भी है। द निगेटिव चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन, तो इसीलिए बोलते तुम्हारा निगेटिव चार्ज डीएनए, देखो सुनो, देखो द निगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियो, क्या बोलो, न्यूक्लियोसोम। तो वो जो दिख रहा था ना जिसके ऊपर डीएनए था ना रैप, तो वो क्या था अपना, वो 8 का बस ये क्या है, अब इसने एक ही दिखा दिया, क्या एक पर रहता है कि नहीं, एक्चुअल में जो दिख रहा ना ये हिस्टोन ऑक्टोमर है, जो दिख रहा ना ये एक बॉल नहीं है, ऐसा एक बॉल पे नहीं रहेगा, याद करो ये 8 बॉल है टोटल, कितने बॉल है, 8 बॉल है, हाँ उसमें 8 अलग अलग मोनोमर है, ये पूरा हिस्टोन ऑक्टोमर है। अब यहाँ उसने ऐसा दिखा दिया तो अपन कंफ्यूज हो जाते, अपन क्या समझते कि हर एक इस पर ऊपर नहीं, ऐसा है क्या, नहीं, एक्चुअल में अपन ने जो देखे वो है वो बहुत सारे ऑक्टोमर ऐसे बैंड होंगे, बहुत सारे रहते हैं ऐसे, हाँ ऐसे तो बहुत सारे रहेंगे ना, बिल्कुल। देखो एक्चुअल में क्या है बात है, ये है, देखो ऐसा बनता पूरा डीएनए अपना। देखो सबसे पहले ये हिस्टोन, ये ऑक्टोमर है अपना, इसके ऊपर डीएनए रैप है, दिख रहे हैं ये 4 ऑक्टोमर हो गए, तो ये उसके बाद में ये डीएनए रैप, फिर अब ये डीएनए ऐसा रैप होकर देखो ये डीएनए था, ये ऐसा रैप हुआ, अब ये बनाया तुम्हारा क्रोमैटिन, दिख रहा, देखो डीएनए रैप हुआ, डीएनए इसके ऊपर हिस्टोन आ गए, अब ये क्रोमैटिन बना, फिर क्रोमैटिन और कंडेंस होगा, ऐसा बनेगा, फिर ऐसा, फिर बाद में क्रोमोसोम बनेगा। कुछ आया फील के नहीं आया, देखो ऐसा, ये पहले साफ डीएनए, सिर्फ डीएनए, फिर डीएनए इसके ऊपर रैप हो गया, ऐसा जुड़, फिर ऐसे कई सारे मिलकर कुछ ऐसा बना दिया उन्होंने, ऐसे दिख रहे, ऐसे बनाया उन्होंने, एक है, ये एक क्रोमैटिन है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा न्यूक्लियो, ये स्ट्रक्चर, इतना स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियोसोम, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोसोम, यहाँ तक की। अब ऐसे कई सारे न्यूक्लियोसोम मिल रहे हैं, देखो ये सारे न्यूक्लियोसोम है, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये इतने को ऐसा अगर इस कंडीशन में रहेगा तो वो बनता क्रोमैटिन इसी फॉर्म में रहता है, हाँ, यानी क्रोमैटिन क्या बोलते हैं, जो लपेटे हुआ है तो उसको क्रोमैटिन, देखो ऐसा, हाँ देखो जैसे पूरा धागा है, ये पूरा डीएनए अपना, और उसमें बीच में कुछ इस तरीके से वो है, हिस्टोन ऑक्टोमर है, देखो यहाँ पर ऐसा ऑक्टोमर है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बनके एक्टोमर, हाँ ऑक्टोमर। तो ये अगर ऐसा कुछ बनता है अपना प्रॉपर ऐसा, देखो ऐसा, इसके ऊपर रैप कर लो 2 मरतबा, फिर ऐसा, फिर रैप कर लो 2 मरतबा, फिर ऐसा, तो ये जो चीज़ बनती पूरा ऐसा अगर पूरा धागा रहेगा तो उसको बोलेंगे क्रोमैटिन, क्या बोलेंगे उसको, क्रोमैटिन। फिर ये क्रोमैटिन और कंडेंस होके क्रोमोसोम, समझ में आया क्रोमैटिन। देखो ये, तो यहाँ से यहाँ तक ये अपना पूरा सारा डीएनए, और यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हारे को, ये है तुम्हारा क्रोमैटिन, ये इतना है क्रोमैटिन, ये है डीएनए, ये है क्रोमैटिन, और लास्ट में बनेगा फिर देखो ये क्रोमैटिन का और कंडेंस फॉर्म है, दिख रहा है, देखो ये उसमें न्यूक्लियोसोम दिख रहा, और पूरे को क्या बोलेंगे, ऐसे पूरे धागे को। तो अपने सेल के अंदर जो एक्चुअल में डीएनए प्रेजेंट रहता है ना, आम कंडीशन में वो क्रोमैटिन की फॉर्म में ऐसा रहता है, ना ही ऐसा रहता है, ना ही क्रोमोसोम की फॉर्म में रहता है। अगर कुछ डिवाइड करना है तो ऐसा, कुछ काम करना है तो ऐसा, क्या बोला, इसमें से न्यूक्लियोसोम बन रहा है, इसमें से न्यूक्लियोसोम ये वाले हैं पूरे जो लपेटे हुए देखो, ये एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम, ऐसे कई सारे, बॉल का एक न्यूक्लियोसोम, हाँ बस 8 बॉल के न्यूक्लियोसोम। अगर डीएनए को अगर डिवाइड करना है तो ऐसा फॉर्म रहेगा, वो जब खोल लेंगे तो वो खुद खोलते हैं, थोड़ा अगर कुछ काम करना है तो ऐसा रहेगा, मतलब नहीं, आम कंडीशन में हमारे सेल में ऐसे रहेंगे, जब डीएनए डिवाइड करेंगे तो इसके ऊपर का डीएनए खोलेंगे, ऐसे पूरा फटेगा, उसके बाद में फिर उससे डबल डीएनए बनेगा, वो अलग बात है ना, भी उसमें जाओ मत। अभी ये तो समझो कि डीएनए कौन से फॉर्म में पैक होता, तो डीएनए एक्चुअल में ये अपना धागा है सिंपल, लेकिन ऐसी फॉर्म में अपने सेल में डीएनए रहता नहीं, वो एक बॉलों पर रैप होकर इस फॉर्म में डीएनए रहता है, ठीक है ना, ये बीच वाली फॉर्म जो बताया मैंने, इस फॉर्म में अपना डीएनए प्रेजेंट रहता है, ये भाई ये वाली फॉर्म में, ये वाली फॉर्म में रहता है, ठीक है, ये फॉर्म में, ऊपर वाली फॉर्म में नहीं रहता। आया समझ में पूरा, चलो क्रोमैटिन समझ में आया, देखो बाद में क्रोमोसोम बन जाएंगे, ठीक है, क्रोमोसोम बन जाएंगे, क्रोमोसोम, ये एक्चुअल फॉर्म उसकी, यहाँ पर भी वही बताया, देखो
कई सारे ऐसे जुड़ के सारे बनेंगे। ये पूरा बताया उसने किस तरीके से रहते हैं। आया समझ में? तो हिस्टोन ऑक्टोमर ये दिख रहा तुमको, क्या ये एक बॉल है? ये 8 बॉल है। और देखो ये H1 हिस्टोन भी बताया उसने, क्या बताया? H1 हिस्टोन। तो ये बॉल, जैसे तुमने बॉल को बांध दिया, बॉल पे जैसे तुमने धागा लिया, उसको बॉल पे रैप कर दी, तो क्या वैसा रह जाएगा? नहीं रहेगा। तो उसको ऐसा चिपकाने के लिए कुछ चिपकाना पड़ेगा ना अपने को, स्टिक करने के लिए, जोड़ के रखने के लिए, तो निकल जाएगा धागा, खुल जाएगा तो उसको जोड़ने का काम करते हैं H1 हिस्टोन। क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। चलो आओ तरफ। हाँ, तो इतने पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियोसोम। द निगेटिवली चार्ज, उसके बाद देखो, अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ द डीएनए हेलिक्स। तो अब देखो, एक बॉल ली अपन ने, है ना, एक अपना हिस्टोन ऑक्टोमर है, उसके ऊपर अपने डीएनए को ऐसा गुपे, तो वो जितना डीएनए गुपा गया है ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक का डीएनए को यहाँ से चालू करे थे अपन रैप करना, यहाँ से रैप करना चालू करे थे, यहाँ से रैप करना चालू करे, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का ऐसा। अब इसको मैं अगर खोल के ऐसा बनाऊंगा तो इसमें ऐसे कितने आएंगे बेस पेयर? 200। कितने आएंगे ऐसे? 200 बेस पेयर आ जाएंगे। तो डबल हेलिक्स ही रहेगा ना? हाँ, डबल हेलिक्स ही रहेगा ना। भी अभी अपन दिखाने के लिए सिंपल बता दिया अपन ने, अभी एक्चुअल में डबल हेलिक्स ही रहेगा ना। इतना कॉम्प्लिकेट जाएगा ना दबा दिखाने के वास्ते फिर अपने बहुत। देखो जैसे अगर ऐसा डबल हेलिक्स है, मान लो ऐसा ऐसा ऐसा, इसके ऊपर और एक ऐसा ऐसा, तो कंप्लीट होता फिर समझ में नहीं आता, इसलिए अपन सिंपल बता दी 200 बेस पे। तो अगर उसका मैं खोल के ऐसा देखूँ तो डीएन डबल हेलिक्स ही रहेगा। और इसमें कितनी बेस पे रहेंगी ऐसी गिनूंगा तो 1 2 3 ऐसे 200। एक ऑक्टोमर पे कितनी रहेंगी? 200। ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा पूछ सकता है 2 साल पहले ये क्वेश्चन था। ऐसा पूछ सकते हैं 200। हाँ, एक ऑक्टोमर पे 200। ऐसा पूछ सकते हैं इतने ऑक्टोमर तो इतने बेस पे। तो एक ऑक्टोमर ने बोलेंगे वो न्यूक्लियस, पूरे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम बोलते हैं ना अपन, तो ऐसा बोलेंगे ना वो कि एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर रहती है। इससे ऐसा कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने को कुछ नहीं, बस लाइन इतना थोड़ी मैथ पूछेंगे अपने, है ना। तो ये कितने रहेंगे बोलो? 200। तो एक न्यूक्लियोसोम पे कितने बोले अपन ने? 200 बेस पेयर। टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियर 200 बेस पेयर ऑफ द डीएनए हेलिक्स, है ना। तो 200 बेस पेयर रहेंगे। न्यूक्लियोसोम्स कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट। अब ऐसे रिपीटिंग ऐसा तस्बीह के बन के रहते हैं, तो अपने तस्बीह में धागा अंदर से गया हुआ रहता है। अब मान लो कि ऐसे तस्बीह बनाए अपने, इस पर धागा ऊपर से गुथा हुआ, लापा गया धागा ऊपर से गुथा हुआ, तो बस वही है तस्बीह जैसी रहती है वैसी रहता है अपना क्रोमैटिन। बस इतना रहता है कि तस्बीह के अंदर के सुराख से मन वो गया हुआ रहता है धागा। अपने क्या करना है, उसको अगर अपने ऊपर से गुप दिए धागे को, तो वो एक तस्बीह का मन का क्या बन जाएगा? एक न्यूक्लियोसोम। और उस एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर कितने बेस पे रहेंगे? 200 बेस पे। और ऐसे ही अगर रिपीट करते चले गए धागे बन के बिल्कुल पूरी जैसी तस्बीह बनती, तो उसी तस्बीह को अपन बोल सकते हैं क्रोमैटिन। क्या बोल सकते हैं उसको? क्रोमैटिन। तो देखो ये बोला टिपिकल न्यूक्लियोसोम का हो गया। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। तो इसी न्यूक्लियोसोम के रिपीटिंग यूनिट से क्या बन जाएगा? अपना क्रोमैटिन बन जाएगा। सिंपल। तो न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन में क्या रहता है? इसका मतलब न्यूक्लियोसोम्स का रिपीटिंग यूनिट क्या है? ये लाइन का मतलब क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम का रिपीटिंग यूनिट क्रोमैटिन। या फिर बोलो क्रोमैटिन में कई सारे न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम को रिपीट करते जाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्रोमैटिन। जैसे मन का धागा मन को रिपीट करेंगे तस्बीह बन जाती है ना। तो उस तरीके से अगर हम न्यूक्लियोसोम को रिपीट करेंगे तो क्रोमैटिन बन जाएगा। ठीक है। तो क्रोमैटिन क्या दिखेगा बोलते? देखो वो बोल दिया थ्रेड लाइक स्ट्रेन्ड कलर बॉडी। क्रोमैटिन क्या है? धागे जैसी। अब देखो तस्बीह दिखती है तो तस्बीह को माने तो एक धागा जैसी दिखेगी ना, उसके अंदर धागा रहता है मान लिया अपन, लेकिन ऊपर मोटा देख तो तस्बीह कैसा लंबा फिलामेंट जैसी है, धागे जैसी रहती है ना। हाँ, तो उसको भी ऐसी बोला उसने। तो क्रोमैटिन क्या बोलता है अपना? हालांकि वो तस्बीह है, उसमें मन की भी मालूम अपने को, लेकिन ऊपर से अगर मोटी बात करें तो उसका अरेंजमेंट तो धागे जैसा है, कोई क्यूब बॉल जैसा तो नहीं है, धागे जैसी। तो इसलिए क्रोमैटिन को भी क्या बोल दिया उसने? थ्रेड लाइक बोल दिया। क्या लगा? थ्रेड लाइक। क्रोमैटिन में पूरे धागे जैसी। हाँ, क्योंकि अब उसमें वो बॉल को उतने इसको डीप नहीं देखना, ऊपर से बात करें तो धागे देखेंगे अपने को। तस्बीह को अपन धागा बोल सकते, धागे जैसी शेप तो धागे जैसी है उसका, तो इसलिए थ्रेड लाइक बोल दिया उसने। थ्रेड लाइक स्टेन्ड, लेकिन क्या सिर्फ धागा है क्या? वो क्रोमैटिन में तो सिर्फ डीएनए का धागा होता है कि नहीं? उसमें न्यूक्लियस है उसके अंदर, लेकिन ऊपर से अपीयरेंस उसका धागे जैसा ही है। स्टेन लाइक तो कैसा है? तो जैसे मैंने तस्बीह को काट के ऐसा बिछा दिया तो क्या बोलेंगे? तस्बीह का धागा उसके अंदर है, लेकिन ऐसे पूरा धागे दिखेंगे ना, फिलामेंट तुम्हारे को, प्रोटीन भी दिखेंगे तुम्हारे उसमें, तो उसको स्टेन बोला कलर वाले। हाँ, तो देखो कलर वाला धागा बोलो, क्या बोल रहे हैं? कलर वाला धागा। स्टेन थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडी।
थ्रेड लाइक, इसे धागे के जैसी एक कलरफुल बॉडी है। क्रोमैटिन इज नथिंग बट थ्रेड लाइक, धागे की जैसी है और वो कलरफुल है। कैसी है? कलरफुल है। जैसे देखो मैंने यहाँ बना दिया, मैंने क्या किया, ऐसा बनाया, देखो ये बनाया मैंने 1 2 3 4 5 ऐसा, और इस पर मैंने रैप कर दिया ये वाले DNA तुम्हारा, ठीक है। देखो ऐसा है, ऐसे 2 राउंड लेता है, 2 राउंड ऐसा, ये 2 राउंड लेता है ऐसे, है ना तो 1.2 200 है ना, तो ऐसा 2 राउंड लेता है। तो ये क्या बना है तुम्हारा, ये कलरफुल दिख रही है तुम्हारे को, और मैं इतने पूरे को धागा बोल रहा, कलर इसको नहीं बोल रहा, पर्पल वाले को नहीं, पूरे को ही धागा बोल रहा मैं। तो धागे जैसी दिख रहा है ना, तो धागे जैसी है और साथ में कलर है, तो कलरफुल फिलामेंट लाइक थ्रेड लाइक बॉडी, कलरफुल है और थ्रेड लाइक बॉडी है। ये क्या है? क्रोमैटिन। तो इस फॉर्म में अपना DNA सेल के अंदर मौजूद रहता है, ठीक है। स्टेन्ड बॉडी कैन सीन इन न्यूक्लियस, कहाँ देखने मिलेंगी? न्यूक्लियस के अंदर। यूकैरियोट की बात चल रही है। सीन इन न्यूक्लियस, द न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमैटिन, जो क्रोमैटिन के अंदर जो न्यूक्लियोसोम है, यानी एक मन का, क्या? एक मन का, ठीक है ना। न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमैटिन आर सीन एज, वो कैसे दिखाई देते हैं? जैसे मैंने तुमको बताया, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बोले तो धागा, बीड्स बोले तो मन के, जैसे तस्वीर दिखाई देती है ना अपनी, वैसे ही ये दिखाई देती है। मतलब क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम में बस तस्वीर दिखती है। क्रोमैटिन के अंदर के न्यूक्लियोसोम जो क्रोमैटिन है अपना, वो कैसा दिखा था? दिखते तस्वीर जैसे मन के, तस्वीर के ऊपर मन, जैसे मन धागे के ऊपर मन के रख दिए, मोती। हाँ। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग बोलो, तो बीड्स बोल तो मोती को बोलते हैं, बोलते मन के बोलेंगे फिर ना, तो मन के बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे कि मन के, काय के ऊपर? धागे के ऊपर। तो जैसा तस्वीर का अरेंजमेंट है बस वैसे ही है, थोड़ा बहुत चेंज है। जैसे तस्वीर में अपने अंदर से जाता धागा, यहाँ पर अपने को रैप कर देना है ऊपर, मन को के ऊपर धागे को रैप करके जो स्ट्रक्चर बनता, बस एज इट इज वही स्ट्रक्चर अपना क्रोमैटिन है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। उसके बाद में बोल दिए, तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग याद रखना कि क्या है बीड्स ऑन स्ट्रिंग, किसका स्ट्रक्चर दिया? न्यूक्लियोसोम। देखो ये कंफ्यूज करता हो, हालांकि ये क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन ऐसा दिखता, लेकिन उसने बोला कि मन के कैसे दिखते हैं क्रोमैटिन, उसने बोला न्यूक्लियोसोम कैसे दिखते हैं। देखो ये लाइन है, ये देखो ऐसे लाइन उठाता है, याद रखना। देखो स्टेटमेंट क्या है, द, अपन क्या पढ़ेंगे अगर उसने अपन ने दी, द न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमैटिन, क्रोमैटिन के अंदर न्यूक्लियोसोम ऐसे दिखते हैं जैसे कि धागे पर रखा हुआ मन का। यही सही है। स्टेटमेंट क्या आएगा मालूम? द क्रोमैटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग, गलत। तस्वीर ऐसी दिखती है अपने को, जैसे धागे पे मन के पे, धागे पे मन का रखा है, नहीं, उसका जो मन का है वो ऐसा दिखता है ना अपने को, यानी एक न्यूक्लियोसोम ऐसा दिख रहा है अपने को, समझना। एक न्यूक्लियोसोम। हाँ एक्चुअल में देखो, अगर मतलब तुम्हें तुम समझ गए, मतलब तुम समझ गया, मीनिंग तुमको मालूम है, कॉन्सेप्ट तुम्हारा बने हुआ है, लेकिन जो बोलते हैं ना NCERT इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी लाइन का क्वेश्चन आता है, तो ये लाइन वाला क्वेश्चन तुमको ये याद रखना पड़ेगा पहले, यानी ये बताया किसके बारे में। अगर देखो अपूर, अगर मैंने बोला तो वो क्या क्रोमैटिन क्या है, ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होगा कि धागे के ऊपर मन के रखे, सही बात है, बात सही है। लेकिन उसने क्या बोला कि द न्यूक्लियोसोम्स, न्यूक्लियोसोम ऐसा महसूस होते हैं जैसे मन के ऐसा लगता कि धागे के ऊपर रखे हुए। तो उसने मन तस्वीर को नहीं बोला, पूरे क्रोमैटिन को नहीं बोला, न्यूक्लियोसोम को बोला है। पॉइंट टू बी नोटेड, समझ में आ रहा है ना बात? ये क्वेश्चन गलत होते, घुमा देता यहाँ पर, तो तुमको फील नहीं आएगा थोड़ा थोड़ा भी। देखो ये क्वेश्चन सही किसका हो? जिसने NCERT अच्छे से याद करा है, समझना ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा ना तुम्हारे को। अब जैसे अपन जब पढ़ते ना अपने को, अरे अपने को मालूम है ये तो पॉइंट ऑफ, अभी कितने से समझ में आया तुम्हारे को, लेकिन जब क्वेश्चन उतरता है ऐसा कि उसने ऐसा दे दिया कि क्रोमैटिन इन न्यूक्लियोसोम, तो ये तो गलत ही होगा, लेकिन उसने ऐसा भी दिया कि द क्रोमैटिन आर सीन एज बीड ऑन स्ट्रिंग, गलत बात है। न्यूक्लियोसोम ये क्रोमैटिन सीन है। हाँ, यानी जो तो तुम्हारा जो न्यूक्लियोसोम है, ऐसे क्वेश्चन करने के वास्ते क्या करना पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नहीं, बस ऐसा पढ़ो तो बस खत्म। NCERT। जैसे मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को वैसा पढ़ो, जहाँ भी ऐसा पॉइंट है मैं बताते जा रहा, तुम पढ़ते जाओ। और असर्शन बन सकता है कि इतने में कहीं भी बताते हैं। नहीं, इसमें तुमको बस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे, बढ़िया बढ़िया स्टेटमेंट वाले, है ना। असर्शन बनाते हैं। असर्शन बनाने का तो फिर बिकॉज को देखो तुम, बिकॉज जहाँ बिकॉज आएगा उसको पकड़ लो। बिकॉज वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, यहाँ एंसर में बिकॉज लिखा हो तो बिकॉज को देखो, अरे यार बिकॉज है, चलो असर्शन बना के देखते हैं इसका, ऐसा इमेजिन करो, ठीक है। तो चलो अभी तो बिकॉज वाला कोई आया नहीं अपनी, अभी अपन क्या पढ़ा, सिंपल सिंपल। तो ये याद रखना कि ये जो बताया उसने, पीछे में ना बिकॉज। हाँ है ना, सब जगह है, देखते अपन चलते देखते। इधर सुनो मेरी बात, पहले क्या बोला मैंने, ये जो मैंने बताया वो किसका अरेंजमेंट बताया मैंने, न्यूक्लियोसोम का, ना कि क्रोमैटिन का। किसके ऊपर? क्रोमैटिन के ऊपर। क्रोमैटिन के ऊपर। तो याद रखना कि अगर वो बोल देता कि द क्रोमैटिन आर सीन एज, तो तुम बोलेंगे यार सही बात है, पर क्रोमैटिन ऐसा दिखता, लेकिन नहीं। क्रोमैटिन की डिफिनेशन क्या देगा कि क्रोमैटिन इज नथिंग बट द रिपीटेटिव यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम इज a repeating unit of chromatin.
हाँ ये भी घुमा, देखो क्या बोला, देखो न्यूक्लियोसोम्स कंस्टिट्यूट द रिपीटेटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। अब देखो इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियोसोम, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर एक क्रोमैटिन बनता है। न्यूक्लियस के अंदर लेकिन इंग्लिश कैसी देखो, अगर क्रोमैटिन कंस्टिट्यूट, क्रोमैटिन बनाता है बोलता, क्रोमैटिन बने बनी है, क्रोमैटिन बनाता है, क्रोमैटिन कॉन्स्टिट्यूट बनाता है, क्रोमैटिन बनाता है, इन क्रोमैटिन कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, रिपीट होकर एक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऐसा मत समझ लेना क्या क्रोमैटिन, जैसे क्रोमैटिन क्या, न्यूक्लियोलस क्या है, देखो न्यूक्लियोलस क्या है, क्रोमैटिन का रिपीटिंग स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस नहीं है, न्यूक्लियोलस बार बार रिपीट होगा तो को क्रोमैटिन बने। लेकिन एनसीईआरटी की लाइन थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। हाँ, न्यूक्लियोलस कौन से, न्यूक्लियोसोम, सॉरी न्यूक्लियोलस नहीं, न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट, इसका मतलब है कि न्यूक्लियोसोम बनाता है। ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे पैराग्राफ में से, जिसमें से थोड़ा ट्विस्टेड तरीके से दिया हुआ है ना। तो ऐसा बोल सकता था कि क्रोमैटिन इज, ऐसा बोल सकते थे, सिंपल क्या होगा इंग्लिश, क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसोम, सही बात है। अगर इतना स्टेटमेंट सीधा आ जाए कि एनसीईआरटी बोलने को ऐसा बोल सकते थे ना, क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसोम, सिंपल बात है कि तस्बीह मनकों से बनी हुई है, तस्बीह किस चीज़ से बनी हुई है, मनकों से, इतना ही स्टेटमेंट। लेकिन कैसा दिया कि मनके बनाते हैं बार बार रिपीट होकर तस्बीह, क्या दिया, मनके बार बार रिपीट होके तस्बीह बनाते हैं, ऐसा। तो ये बात देखो, बात है ना, मन के रिपीट होंगे तो तस्बीह बनेगी ना, बात सही है भी। लेकिन उल्टा बोलने का तरीका थोड़ा उल्टा है। इतना अगर ऐसा बोल देता सिंपल क्या कि तस्बीह बनती है मनकों के रिपीट होने से, क्या फिर तस्बीह के अंदर मन के होते हैं, खत्म बात है ना। क्रोमैटिन कॉन्स्टिट्यूट ये न्यूक्लियोसोम्स, बात खत्म थी। लेकिन क्या दिया, न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट, यानी न्यूक्लियोसोम बनाता है, क्या बनाता है, रिपीट होके द रिपीटिंग यूनिट, खुद को रिपीट करके ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन, जो क्या है, क्रोमैटिन। तो ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। कौन सी, ये वाली जो मैंने नीचे की बोला वो, इसको रटना बाकायदा समझ के अच्छे से, हाँ ऐसा बताया कि भाई क्या किसको क्या बोल रहा करके, ठीक है। पहला ये लाइन होगी, यानी इसकी इंग्लिश अच्छी है ज़बरदस्त, पहली लाइन ये होगी, समझ में। अब दूसरी लाइन कौन सी बोला मैंने, ये नीचे वाली, हाँ, द न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमैटिन, जो न्यूक्लियोसोम जो मन के है तस्बीह में के, वो क्या है बोलते हैं, वो ऐसा महसूस होता है कि धागे पे रखे हुए कर, मोती, धागे पे मोती, बीड्स बोले तो अपन मन का भी बोल सकते हैं, मोती भी बोल सकते हैं, मन का भी बोल सकते हैं, ठीक है। व्यू अंडर, व्हेन व्यू, हाँ, व्हेन व्यू अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये भी याद रखना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोला, किसको देखा अपन ने, हाँ न्यूक्लियो, जब इसको देखेंगे, हाँ जब क्रोमैटिन को देखेंगे अपन, देखो द न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमैटिन आर सीन एज बेड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे क्या, धागे पर मन के है, धागे पर मन के है या फिर मोती है, लेकिन क्या, न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमैटिन आर सीन एज, तो न्यूक्लियोसोम ऐसे दिखाई देंगे जैसे धागे पे मन के है, अभी वही दिखाई देंगे ना, पूरा क्रोमैटिन थोड़ी धागे पे मन का, ऐसे समझिए। क्या, एक्चुअल में तो मन के भी धागे होते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग बोला ना, इसका मतलब क्या लेंगे तुम, हकीकत में क्या है, मनके पे धागा गुफा है, ये असलियत है। लेकिन देखने से ऊपर देखेंगे तो ऐसा तो नहीं महसूस होगा क्या मनके के ऊपर धागा गुफता हुआ करके, वो तो ऐसा लगेगा कि मनके पे धागे रखे हुए करके, क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं ना, तो कैसा दिखाई देगा वो, बीड्स ऑन स्ट्रिंग ऑन बीड नहीं बोला उसने, घुमा देगा, समझ रहे ना बात। तो ऐसा उल्टे बातें करेंगे। देखो हकीकत कुछ और है, देखने में कुछ और दिख रहा अपने को, बोला कुछ और है, सीधी लाइन को उल्टी तरीके से बोल दिया, ऐसी बच्चे पढ़ते इसको तो इतना सिंपल, अरे भाई कुछ भी नहीं है इसमें तो यार, ऐसा है, क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये तो बोलेंगे आप, अरे कुछ भी नहीं है ऐसा, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। लेकिन जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, अब देखो आपको अपने क्या पढ़े कि मनके के ऊपर धागा होता है, एक्चुअल में पेपर के लेवल से देखना, हाँ एक्चुअल में तो ये, लेकिन दिखने में क्या दिख रहा, मतलब तस्बीह के जैसा, तस्बीह के ऊपर रहेगा धागा, नहीं मनके के अंदर से धागे के ऊपर रहेगा ना मन का, बस ऐसी बात। तो उसने बोलना चाहा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तस्बीह के जैसा दिखेगा करके, मनके के फिर जो वो रहेंगे ना अपना, क्या बोलेंगे उसको, मोती के अंदर, मतलब ऊपर तस्बीह जाएगी ऊपर, जैसा एक दाना दिखता है वैसा ही ये दिखेगा दिखने में, लेकिन हकीकत में क्या है वो, हाँ जो अपना वो रहता है ना, हाँ जो अपना हिस्टोन ऑक्टोमर है ना, उसके ऊपर गुता हुआ है अपना क्या, डीएनए, फिलाया क्या इसका, इसको